नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। दोस्तों, दिवाली के बाद सोना और चांदी की कीमत में भारी गिरावट आई है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से 5,677 रुपए और चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपए सस्ते हो चले हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 22 अक्टूबर को एक दिन में ही 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3,726 रुपए घटकर 1,23,907 रुपए के लेवल पर आ चुका है। इससे पहले यह कीमत 20 अक्टूबर को 1,27,633 रुपए पर थी। वहीं 17 अक्टूबर को सोने ने 1,29,584 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि यहां से अब गोल्ड प्राइस नीचे आएगा या वापस शिखर की तरफ बढ़कर 2 लाख का रुख करेगा। इस बारे में फैक्ट पेश किया जाए उससे पहले यह जान लीजिए कि सोने की कीमत क्यों गिरी। सोने के दाम में हाल ही में आई गिरावट की 3 बड़ी वजह है। पहली वजह, भारत में सीजनल बाइंग का खत्म होना। दिवाली जैसे फेस्टिवल के बाद भारत में सोने की खरीदारी का सिलसिला थम गया है। इससे सोने की डिमांड में आ गई है कमी। दूसरी वजह, अमेरिका चीन ट्रेड टेंशन में ढील। सोना चांदी को सेफ हेवन माना जाता है, यानी मुश्किल वक्त में लोग इन्हें खरीदते हैं। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के शी जिनपिंग के बीच अगले हफ्ते मीटिंग होने वाली है। इससे ट्रेड वॉर की चिंता हो गई है खत्म। तीसरी वजह, प्रॉफिट टेकिंग और ओवरबॉट सिग्नल। रैली के बाद निवेशक प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI दिखा रहे थे कि कीमतें ओवरबॉट जोन में पहुंच चुकी हैं। इसीलिए ट्रेड फॉलोअर्स और डीलर्स ने बिकवाली शुरू कर दी है। इस साल अब तक सोने की कीमत 47,745 रुपए बढ़ी। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब 1,23,907 रुपए हो गया है। दोस्तों, हाल के दिनों में गोल्ड प्राइस में तेजी के 3 बड़े कारण रहे। पहला, फेस्टिव सीजन डिमांड। दिवाली धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इससे बाइंग इंटरेस्ट मजबूत हुआ, भले ही हाई प्राइसेस की वजह से क्वांटिटी कम हो। दूसरा कारण, जियोपॉलिटिकल टेंशन। मिडिल ईस्ट में उथल पुथल और ट्रेड वॉर की चिंताओं के कारण निवेशक सोना खरीदने लगे। अमेरिका की पॉलिसीज को लेकर के अनिश्चितता अभी बरकरार है और इसके अलावा सेंट्रल बैंक ने जिस तरह की खरीदारी की, दुनिया भर के बड़े बैंक डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने खजाने में सोने का हिस्सा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। गोल्ड प्राइस की चाल ऊपर या नीचे होगी, इसके बारे में आगे बात करें उससे पहले आप मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली को सुने। वेल्थ एडवाइजर शरद कोहली का मानना है कि सोना एक ऐसा असेट क्लास है जिसे टेंशन पसंद है। हाँ। माना जाता है राशिद, मैं ऐसा आपको नंबर बताने जा रहा हूं जो कि शायद ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, तो इसकी पुष्टि तो नहीं हो सकती। हाँ। पर ये नंबर ठीक है क्योंकि ये कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी इस नंबर पर मोहर लगाई है कि 25,000 टन गोल्ड इस समय भारत के हाउस होल्ड्स में है। अच्छा, तो आज तक दुनिया भर में जितना भी गोल्ड माइन हो चुका है, गोल्ड आपको पता माइनिंग से आता है। ये आप RBI गोल्ड रिजर्व से अलग कह रहे हैं। RBI का तो 869 टन है। हाँ, यानी आप हिंदुस्तान के घरों में जो रखा हुआ सोना किसी भी फॉर्म में है वो 25,000 टन। आप सोचिए, अमेरिका का सबसे बड़ा जो गोल्ड रिजर्व है वो 8,000 टन है और भारत के घरों में ऐसा हाउस होल्ड यहाँ पर करीब 27 करोड़ हाउस होल्ड है। यानी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया ही नहीं बल्कि सोने का शेर हो गया है। सोने की खान है। एक बात बताइएगा, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है और आप जिस तरीके से बता रहे हैं, एक तो आपका बताने का तरीका जो होता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बड़ी खूबसूरत सी कोई कहानी हम सुन रहे हो। एक चीज समझाइएगा मुझे, आपने कहा कि सोने को अशांति बहुत पसंद है, यानी सोना एक ऐसा शरारती इंस्ट्रूमेंट है, यानी असेट है जो पसंद ये करता है कि जितनी खुराफात दुनिया भर में चलती रहे। अब खुराफात के नाम पर आपने कहा युद्ध, बिल्कुल ठीक बात है भाई। इजराइल और हमस के बीच, चाइना तिब्बत के बीच, इंडिया पाकिस्तान के बीच, उधर रशिया और यूक्रेन के बीच इतने वॉर फ्रंट ओपन हैं और इसके अलावा कुछ ऐसे भी वॉर फ्रंट हैं जो वर्चुअली ओपन हैं। इसके अलावा ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, और ये लेकिन अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत तक ये सोना प्रति 10 ग्राम 1.5 लाख तक भी पहुंच जाएगा? अब मुझे हैरानी नहीं होगी बिल्कुल भी। अच्छा, क्योंकि जो आपको मैं फैक्टर्स गिनवा रहा था, इसीलिए गिनवा रहा था जिससे कि आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स इन फैक्टर्स पे नजर रखें।
अगर ये फैक्टर्स आपको हलचल मचाते दिखते हैं तो आपको सोना यहाँ से चढ़ता हुआ दिखेगा। अच्छा। तो मैं आपको जो नंबर्स दे रहा था बहुत इंटरेस्टिंग है कि दुनिया भर में आज तक 2,08,000 टन सोना माइन हो चुका है, यानी कि खानों से निकाला जा चुका है। ठीक है। और इस सारे सोने को अगर आप सिल्ली में बनाएं, एक सिल्ली बना दें, इसकी एक ब्रिक बना दें जी, तो आप सोच रहे होंगे बहुत बड़ी होगी, पर वो आईफल टावर के नीचे फिट हो जाएगी। बस इतना सोना आज तक माइन हुआ है। अच्छा। और ऐसा भी माना जाता है राशिद कि अब जो माइन होना बचा है, बचा कितना है, अनलिमिटेड तो है नहीं, तो आज जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास, उसके जरिए करीब 50,000 से 1,00,000 टन सोना और बचा है। अनटिल अनलेस कोई नई टेक्निक आ जाए उसको ढूंढने की, माइनिंग की, आज जो टेक्निक अवेलेबल है। और हर साल 5 से 10,000 टन सोना माइन किया जाता है। अच्छा। तो उम्मीद की जा रही है 15 से 20 साल में सोना खत्म हो जाएगा, यानी डिमांड सप्लाई का गैप आएगा तो ये कीमत कहीं पर भी मतलब सोना माइन हो ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं फिर ये कहाँ जाएगा। अच्छा। तो मैं जो भी लोग सोने में इंटरेस्ट रखते हैं उनको बताना चाहूंगा कि आप इन फैक्टर्स पे नजर रखें जो मैंने बताया। ठीक है। और अब बहुत से लोग हमें कहते हैं कि शादी का सीजन आ गया, अभी धनतेरस आ रही है या फिर अक्षय तृतीया आ गई, तो शायद कम लोग इस बात को जानते हैं कि इन त्योहारों पे जो कीमत बढ़ती घटती है ये बहुत मामूली होती है। करेक्ट। 500-700 रुपए, 1,000 रुपए। असल में सोने की कीमत खुलती है अमेरिका से। अमेरिका में एक एक्सचेंज है जिसको हम कॉमेक्स बोलते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज है जी। वहाँ पर आउंस में नापा जाता है। हम लोग 10 ग्राम नापते हैं, पहले तोला नापा जाता था, वो लोग आउंस में नापते हैं। आउंस होता है करीब 28-30 ग्राम के बीच का। ठीक है। वहाँ से इस समय $3,750 प्रति आउंस सोना है। उसी के हिसाब से जो सराफा बाजार एसोसिएशन है भारत की, उसके हिसाब से इसको सुबह खोलती है, वहाँ का रेट देख के डॉलर का रेट ले लेती है, कन्वर्ट करती है, आउंस को 10 ग्राम में कन्वर्ट करती है और ये भाव यहाँ पर खोला जाता है। अच्छा। अब अक्षय तृतीया, अमावस या शादी ब्याह में 500-700 रुपए का डिमांड का फर्क पड़ता है, पर इतना फर्क उससे नहीं पड़ता है। तो हम अब आपकी असली बात जो आपने पूछी थी राशिद के सोने में लोगों को नज़र रखनी चाहिए और अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीमत ऑलरेडी 1,15,000 पहुंच गई है। कंपैरेटिव स्टडी हम बिल्कुल एंड में करेंगे, क्योंकि मैं जितने भी इंस्ट्रूमेंट असेट हैं या असेट क्लास हैं, सॉरी, मैं उन सभी की आपसे बात करूंगा और इन्वेस्टमेंट को का फिर हम एक बार कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि परसेंटेज वाइज हमें कहां पर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मुझे एक बार ये भी बता दीजिए, हालांकि अलग अलग लोग ये कहते हैं कि गोल्ड ETF या गोल्ड बॉन्ड में अगर चले जाएं ये एक बहुत अच्छा और फायदे का सौदा साबित होता है, क्योंकि आपको ऐसे में ना सोना लॉकर में रखना है, ना आपको मेकिंग चार्जेस देने हैं, ना आपको मेंटेनेंस चार्जेस देने हैं, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है कि कहीं चोरी डकैती हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग आज भी हिंदुस्तान में ये मानते हैं कि सोना जुल्ली के फॉर्म में रख लो, शादी में पहन भी लेंगे, करवा चौथ में अपनी गर्दन में डाल भी लेंगे, अपने हाथों में सजा भी लेंगे। इसलिए सोने को हमेशा जुल्ली की फॉर्म में ही खरीदा जाना चाहिए। सोना मैं दिल से खरीदूं या दिमाग से खरीदूं? देखिए, ज्वेलरी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट वाला तो नहीं रखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं और उसमें इम्प्योरिटी भी होती है। आपको पता है कि 24 कैरेट की तो ज्वेलरी बनती नहीं है, गोल्ड में मैलिएबिलिटी होती है, मुड़ जाएगी अगर आप 24 कैरेट की बनाएंगे। तो 22 कैरेट की बनती है, कहीं 18 कैरेट की बनती है, आजकल तो 14 कैरेट की भी बन रही है, 9 कैरेट की भी बनती है, जिसमें और मिक्स करा जाता है। जी हाँ। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो 2-3 जरिए हैं, मैं बता देता हूँ। पहला जरिया है आप ETF जो आपने जिक्र किया, इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं। बॉन्ड्स आजकल बंद हो गए हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बोला जाता था, वो बंद हो चुके हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट नहीं निकाल रही है उसको, उसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजंस हैं। वो एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन बन गया था गवर्नमेंट के लिए, इंपोर्ट्स बढ़ गए थे गोल्ड के और कीमत बढ़ने की वजह से उनको रिडेम्पशन में सरकार को पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा था। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अब है नहीं, ETF रह गया है। या आप बार्स और कॉइन्स जो मिलते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, हॉलमार्क 24 कैरेट के, वो आप लेके रख सकते हैं। ज्वेलरी फॉर्म में आप ज्वेलरी को खाली ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए रखिए, आप ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रखना चाहिए। अच्छा। मतलब आपको हालांकि अब किसी ने मान लीजिए 20 साल पहले लिया था और 20,000 का लिया था, आज वो अगर 2 लाख का हो चुका है तो वो अलग बात है। उसको लगता है भाई मेरे मेकिंग चार्जेस कट भी गए, इम्प्योरिटी कट भी गई, तभी मुझे 2 लाख नहीं 1,80,000 मिल जाएगा। पर मैं ये मानता हूँ आप 20,000 भी क्यों कटवाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग एक और बात भी कह रहे हैं कि भाई ट्रंप जो है हमेशा इतने स्ट्रिक्ट तो रहेंगे नहीं, उन्हें भी अपनी पॉलिसी में और अपने बाजार को खुला रखने के लिए कुछ तो बीच में लीनियंसी आएगी और कुछ वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। क्या ट्रंप का फ्लेक्सिबल हो जाना एक सिनारियो, और दूसरा GST 2.0, जहां पर पहले 4 स्लैब होते थे GST 1 में और वहीं 2.0 में सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं,
तो जीएसटी में जिस तरह के चेंजेस आए हैं, सरकारी पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं, क्या उसका भी असर पड़ेगा या फिर नहीं, या वही थोड़ा बहुत 500-700? देखिए, गोल्ड के वो फैक्टर्स जो गोल्ड को चलाते हैं, हाँ, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प साहब एक फैक्टर हैं, अच्छा, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज हैं वो दूसरे फैक्टर हैं। अच्छा। डोनाल्ड ट्रम्प साहब के जो मूड स्विंग्स होते हैं वो एक फैक्टर है, और उनकी पॉलिसीज जो है उसने भी काफ़ी हद तक रोल प्ले किया है गोल्ड की प्राइस चढ़ाने में। जो उन्होंने जियो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पैदा करी है, जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया भर पे, इससे भी गोल्ड की प्राइस में बहुत फर्क पड़ा है, अच्छा। मैं मानता हूँ। पर मुझे ऐसा, राशिद, अगर आप पूछें ऑनेस्टली स्पीकिंग, डोनाल्ड ट्रम्प साहब अब 80 साल के हो जाएंगे इस साल, जो ये साल अब आएगा, तो मुझे 80 साल की उम्र में किसी शख्सियत को मैंने बदलते हुए कम देखा है। बल्कि ऐसा माना जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपका जो स्वभाव है वो और ज्यादा सीमेंट हो जाता है, जिद्दी हो जाते हैं। हाँ, वो सीमेंट हो जाता है। अब आप मतलब अपने आप को बदल नहीं सकते, वो पक्के हो जाते हैं। अच्छा। और ट्रम्प साहब को पता है उनका आखिरी टर्म है ये, तो वो कुछ करके दिखा दें, हालांकि करके पॉजिटिव दिखा रहे हैं, नेगेटिव दिखा रहे हैं, वो एक अलग अलग मुद्दा है। करेक्ट, हाँ। पर मुझे नहीं लगता बदलेंगे। दूसरा, जो मैंने जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात करी राशिद, वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ से घटने वाली मुझे दिख नहीं रही हैं। अच्छा। ये जो लड़ाइयाँ हैं, बल्कि पहले आप वर्ल्ड वॉर 3 का जिक्र इतना नहीं सुनते होंगे। करेक्ट। न्यूक्लियर वर्ड एक बहुत ही फॉरगॉन वर्ड था, इसको साइबर वॉरफेयर, हाँ, इसको आप ज्यादा नहीं सुनते थे। अब आजकल ये वर्ड्स आपको ज्यादा सुनाई देने लगे हैं। तो क्या हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं, और इसकी वजह से गोल्ड वापस जाने के चांस बहुत कम है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, बहुत जरूरी, कि बीच बीच में अगर आपको करेक्शंस दिखाई देती हैं, आज मान लीजिए 1,15,000 का है, कल को 1,10,000 हो जाता है, 1,08,000 हो जाता है, तो अब लोग सोचते हैं कि भाई वो सारे फैक्टर्स चेंज हो गए तो गिर रहा है। तो गोल्ड में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग बहुत होती है। अच्छा 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 अच्छा। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है राशिद, की एक भारत में MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं जी। उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल खरीद बेच होती है, और आपको हैरानी होगी, हजारों किलो रोज खरीदा बेचा जाता है, और ना फिजिकली लिया जाता है ना दिया जाता है। अच्छा। खाली कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे जाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट हर महीने एक्सपायर होते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी ज्यादा खरीद हो जाती है तो आपको एकदम से चढ़ता दिखता है। जब ज्यादा लोग बेच देते हैं कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के आसपास, तो आपको थोड़ा सा कूल डाउन होता दिखता है। ठीक है। उस उतार चढ़ाव को मैं, ये जो फैक्टर्स मैंने शुरू में बताए थे जियोपॉलिटिकल, उनसे जोड़ के नहीं देखता। अच्छा। वो स्पेकुलेटिव फैक्टर्स हैं। ठीक है। तो कोई आपका हो सकता है सब्सक्राइबर, व्यूअर और दर्शक आपका ये कहने लगे, फॉलोअर, के भाई हमने लिया था आपको राशिद भाई का पॉडकास्ट देख के, शरद कोहली जी बोल रहे थे, हमने ले लिया था, और ये तो हमने 1,15 पे लिया, आज ये 1,10 हो गया। नहीं, वैसे एक बात यहाँ पर, एक डिस्क्लेमर मैं क्लियर देना चाहूँ। स्टार्टिंग में हम डिस्क्लेमर देते भी हैं, और यहाँ पर भी एक डिस्क्लेमर मैं इसलिए देना चाहता हूँ, ये जो डायस है ना, मेरे लिए बहुत पवित्र है और आपके लिए बहुत विश्वसनीय है। और इसलिए मेरे लिए पवित्र है क्योंकि मैं शरद जी को आज से नहीं, पिछले लगभग 2 दशक से जानता हूं, और शरद जी कोई सनसनी फैलाने वाली बात नहीं करते, और आपको कोई भी ऐसा सजेशन नहीं मिलेगा यहां इस मंच से कि आप जा करके जुआ खेल लें। अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करें, अपनी पढ़ाई जरूर करें। आगे बढ़ूं उससे पहले आपको गोल्ड के 100 साल का इतिहास दिखाता हूं। जो सोना आज लाखों का है, वो आज से 100 साल पहले महज 18 रुपए 75 पैसे प्रति 10 ग्राम हुआ करता था। कमाल की बात है ना, 100 साल में सोने की कीमत इस हिसाब से 5,333 गुना बढ़ चुकी है। इन सभी आंकड़ों के बीच कैपिटल इकोनॉमिक्स के चीफ मार्केट्स इकोनॉमिस्ट जॉन हिंगिस का कहना है कि सोने की यह रैली अब ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। उनका मानना है कि गोल्ड की कीमत अपनी असल वैल्यू से काफी ऊपर चली गई है और अब ये बबल जोन में पहुंच चुकी है। उन्होंने लिखा, 2025 की शुरुआत में ही गोल्ड की कीमत 1980 के अपने पुराने रिकॉर्ड के करीब थी, लेकिन अब इसकी असली कीमत उस पीक से लगभग 60% ज्यादा है और 1980 के बाद के औसत से 3 गुना ऊपर। यह बड़ी गिरावट का संकेत है। सोने की कीमत में रिकॉर्ड तेजी की जब से शुरुआत हुई है, एक्सपर्ट बार बार इसकी तुलना 1980 की सोने की रफ्तार के साथ करते हैं। इसकी वजह यह है कि इसी साल सोने ने वो स्तर पार किया जो महंगाई के एडजस्ट करने पर 1980 के ऊंचाई पर पहुंचे रिकॉर्ड लेवल के बराबर था। दोस्तों, जनवरी 1980 में सोने की कीमत अपने अब तक के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर तक पहुंची। उस समय सोना लगभग $850 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया था। यह उस समय का रिकॉर्ड था। हालांकि 1982 से 85 के बीच सोना $300 से $400 प्रति औंस तक नीचे आ गया। दशक के अंत तक यानी लगभग 1990 तक कीमत लगभग
$420 प्रति ऑन्स के बीच ही रही, यानी सोने में तेज उछाल देखने के बाद इसमें करेक्शन देखने को मिला और भाव उस जमाने में आधे से भी कम पर आ गए। लेकिन सवाल यह कि आज की तारीख में भी गोल्ड प्राइस में क्या इस तरह के करेक्शन संभव है? वेल्थ एक्सपर्ट संजय कथुरिया का नजरिया कुछ इस तरीके का है। हालांकि आप ये कहते हैं कि गोल्ड ईटीएफ में चले जाओ बजाय इसके कि फिजिकल गोल्ड खरीदने के। उस तरफ मैं जाऊं उससे पहले आप ये बताएं, शुरुआत मेरे ख्याल से 2025 की कितना 75-80 हजार रुपए, 75,000 रुपए के आसपास सोना, अब 1.25 लाख तक पहुंचने के लिए बेकरार। क्या ये 1.5 भी चला जाएगा, 2 भी चला जाएगा? सोना चांदी दोनों के बारे में बताइए। एक बात मैंने ये भी सुनी है कि दुनिया में जितना गोल्ड रिजर्व था उससे कहीं ज्यादा सोना और चांदी मैन्युफैक्चर भी हुए हैं, यूज भी हुए हैं, इतनी माइनिंग हुई नहीं है, और माइनिंग करने पर अगर आते भी हैं तो वो रिजर्व भी कम पड़ जाएगा। क्या डिमांड एंड सप्लाई की कमी है? डिमांड सप्लाई की जहां पर कमी आती है वहां पर कीमत क्या चली जाए मुझे आपको पता ही नहीं होता। देखिए, सोना जो है ना, गोल्ड गद्दा है। गोल्ड एक ऐसा चीज है, कुशन। अच्छा। जब आप गिरते हो तो जैसे गद्दा आपको प्रोटेक्ट करता है ना, तो आपके पोर्टफोलियो का गद्दा होता है गोल्ड। तो जिन्होंने बिना सोचे समझे गोल्ड में एसआईपी करी है वो तो आज मजे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा। हमारे घर के गृहणियां जो हैं, जिन्होंने चुरा चुरा के गोल्ड लिया था, पति की जेब से उठा के पैसे निकाल लिए और थोड़ा सा गोल्ड लेके, आज वो मजे कर रही हैं। हमें ताने पड़ते हैं, मेरी मम्मी से ताने पड़ते, बोलते मेरा गोल्ड ने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तेरा क्या म्यूचुअल फंड ने कर लिया। तो गोल्ड ने सडनली बहुत अच्छा रिटर्न दिया और उसका एक कारण है। कारण ये है कि गोल्ड जो है रिजर्व करेंसी है दुनिया की, और ग्लोबल अभी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि लोग चाहते हैं कि दे वांट टू मूव आउट ऑफ यूएस डॉलर। अच्छा। तो वो विकल्प देख रहे हैं, और यूएस अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। तो इस टाइम पे जो चाइना का इस टाइम पे जो गोल्ड का सबसे बड़ा बायर है वो है चाइना। वो महीने का 21 टन गोल्ड खरीद रहा है। अच्छा। और जब रिजर्व बैंक गोल्ड खरीदता है ना, वो हमारी गृहणियों के लिए तरह नहीं खरीदता कि वो 4 दुकान में पूछ के आएगा कहां सबसे सस्ता मिल रहा है। वो खरीद रहा है। उनको भाव से कोई पड़ी नहीं है, उनको रिजर्व चाहिए वहां पे। और जब वो खरीदेंगे, और पूरे साल की जो माइनिंग है गोल्ड की वो 3,000 टन है, तो आप सोचिए उसमें से 8 से 9% जो है वो तो सिर्फ चाइना लेके जा रहा है अकेला। दूसरी बात, भारत भी जमा कर रहा है, बाकी रिजर्व बैंक्स भी जमा कर रहे हैं, तो ग्लोबली डिमांड बहुत बढ़ रही है। तीसरा, पहले क्या था, पहले ईटीएफ्स इतने नहीं थे गोल्ड के, अब ईटीएफ बहुत आ गए गोल्ड के। मजेदार बात बताता हूं, दुनिया में नंबर 1 रिजर्व है गवर्नमेंट के हिसाब से यूएस के पास, ठीक है। नंबर 2 है जर्मनी के पास, नंबर 3 कोई देश नहीं है, नंबर 3 ईटीएफ है। मतलब अगर आप ईटीएफ्स की टोटल गोल्ड होल्डिंग देख ले और अगर उसको एक देश मान ले तो वो तीसरे नंबर पे आता है, फिर चाइना आता है। अच्छा। तो आप समझिए कि आज इतना बड़ा रिजर्व ईटीएफ्स में क्रिएट होकर, ईटीएफ में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, छोटे निवेशक पैसा डाल रहे हैं, बड़े निवेशक पैसा डाल रहे हैं, तो गोल्ड की रिक्वायरमेंट बहुत तेजी से बढ़ रही है। अच्छा। दूसरी चीज, भारत में गोल्ड एक और कारण से बढ़ता है क्योंकि डॉलर जो है वो मजबूत होता रहता है। अभी कुछ समय पहले तक $85 था, आज $89 हो चुका है। तो जो ये $4 का इजाफा हुआ है डॉलर में, उसने भी भारत के गोल्ड के प्राइस को पुश किया है। ओके। तो ये रीजन है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ते जा रहा है। क्या मुझे गोल्ड के प्राइस सॉफ्ट होते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि गोल्ड के प्राइसेस सॉफ्ट होंगे। यानी करेक्शंस, मेजर करेक्शंस नहीं, मेजर करेक्शन मुश्किल नहीं है, छोटे मोटे 5-7%। अच्छा, गोल्ड में आपने स्टडी किया होगा, मेजर करेक्शंस आए कब हैं? तो मेजर करेक्शंस तब आए हैं जब ऑल टाइम हाइज बने, ठीक है। और पर उसमें भी जब भी करेक्शन आता है तो वो प्रोलॉन्ग्ड करेक्शन होता है, मतलब क्रैश नहीं होता। चांदी क्रैश कर जाती है, अच्छा। सीधा एक 3 महीने के अंदर वो 60% डाउन, 70% डाउन। गोल्ड ऐसे नहीं होता। अच्छा। गोल्ड अगर 30-40% नीचे भी होगा तो 2-3 साल की अवधि में होता है। तो वो आपको हर समय मौका देता है खरीदने का। ओके। देखिए, जो नीचे खरीदता है ना वो ऊपर मजे करता है। तो अगर वो नीचे भी जा रहा है तो भी आप खरीद रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड की रिजर्व वैल्यू तो हमेशा रहेगी, गोल्ड जीरो नहीं होगा। अच्छा। तो आप जब भी अगर नीचे भी जाए तो भी खरीदिए, ऊपर भी जाए तो भी खरीदिए। मेरे हिसाब से जैसे हम अक्षय तृतीया होता है या फिर धनतेरस होता है, ये अपने आप में एक बहुत प्यारी गोल्ड की एसआईपी है। हर परिवार ने गोल्ड की एसआईपी करी है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, जितने सालों से कर रहे हैं। कोशिश करते हैं जितने रुपए का गोल्ड खरीद सके। जैसे जैसे कंपनी, एक फैमिली की आमदनी का लेवल बढ़ता है, वो गोल्ड उस हिसाब से ज्यादा खरीदता रहता है। तो आज अगर मैं देखूं कि मेरे 40 साल में मेरे पिताजी ने जितना गोल्ड खरीदा उसको जोड़ लूं और उसकी आज की वैल्यू निकालू, बहुत अच्छी वैल्यू निकल आएगी। हो सकता है 1 किलो भी सोना निकला है। आप अमीर हो हमारे इस मामले में। आज तक हमने पूछा नहीं उनसे, इस दिन पूछ लेता हूं। तो एंड ऑफ द डे आपको ये समझना है कि गोल्ड जो है ना वो आपका एक, जिसे कहते हैं ना, वो सदाबहार एसेट है। अच्छा। जैसे देवानंद जी को
एवरग्रीन एक्टर कहा जाता था। तो वो एक जैसे हमने evergreen actor है। क्लासिफाई किया था कि अगर मेरी तनख्वाह 50,000, 1 लाख या उससे ज्यादा है तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो का 10 से 20% होना 10 से 20%। चाहिए। चाहे कितना भी आप पैसा डालो, आप 20,000 रुपए डालो, आप 10,000 रुपए डालो, आप 1 लाख रुपए डालो, कुछ भी डालो। अच्छा, एक और बात भी है ना कि हम अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, चलिए एसआईपी तो लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन कुछ चीजें शॉर्ट टर्म गोल्स वाली भी होती हैं। क्या गोल्ड भी शॉर्ट टर्म गोल्स के तौर पे देख सकते हैं या नहीं? जैसे साल की शुरुआत में अगर 75,000 रुपए पे लगाए होते तो आज ऑब्वियस है कि लगभग 1.25 लाख के आसपास अगर पहुंच रहे हैं तो अच्छा मुनाफा कमा लिया, तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए गोल्ड में, देखिए या दबा करके रखें बिल्कुल जैसे हमारे मम्मियां दबा करके रखती हैं? मेरा मन, मैं हमेशा ये कहता हूं कि योर एग्जिट प्लान शुड बी डेथ। कोशिश करिए कि आपको किसी भी चीज को लिक्विडेट करने की जरूरत ही ना पड़े। आप हमेशा कमाते रहें, अपनी कमाई को बढ़ा करें। ये देखिए हमारे दादा क्या कहते थे, मर जाऊंगा सोना नहीं बेचूंगा, मर जाऊंगा मैं प्लॉट नहीं बेचूंगा। मतलब वो लोग एसेट्स को होल्ड करते थे। ठीक है, एक वो भी एक्सट्रीम मैं कहूंगा, बट अगर आपको गरज नहीं है, अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ अभी जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने प्लॉट खरीदना था तो उनके पास कुछ चांदी थी, उन्होंने बेच दी। ठीक है, तो उनको पता था कि मैं एक और कुछ चीज खरीद रहा हूं जो मेरे को चाहिए, और उसको एसेट टू एसेट ट्रांसफर कर दिया। ये जो हमारे यहां कभी कभी हैबिट क्या हो जाती है, एसेट टू कंजम्पशन पे मत जाइए कि भाई मेरी चांदी का भाव बहुत बढ़ गया, मेरे पास 20 लाख रुपए की चांदी हो गई, यार बेच के ना गाड़ी खरीद लेता हूं। ये मत करिए। आप बोले चांदी बेची, मैंने एक 20 लाख का प्लॉट ले लिया, मैंने 20 लाख की एमएफ ले ली, वो बात फिर भी मुझे समझ आती है कि एसेट टू एसेट मूव किया। ठीक है, नहीं तो कीप योर एग्जिट प्लान एज डेथ, आपको कोई जरूरत नहीं। यानी आप इंडिकेशंस ये दे रहे हैं कि सोने की कीमत 1.5, 1.25 या 2 लाख भी जा सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक अगला सवाल ये होता है, भाई संजय जी ये कहते हैं कि गोल्ड ETF में जाओ ताकि अपने मोबाइल फोन में खोल करके जब भी देखो तो फिर सीना आपका बिल्कुल चौड़ा रहे, लेकिन मम्मियां ये कहती हैं, भाभियां ये कहती हैं, बीवियां और बहनें ये कहती हैं कि मुझे चाहिए टेम्पल ज्वेलरी। वो ये कहती हैं कि जो बड़े बड़े आउटलेट्स बड़े बड़े जबरदस्त अच्छी ज्वेलरी बनाती हैं, डिजाइनर ज्वेलरी बनती है, मुझे तो वो चाहिए। तो देखिए मैं इसको एक ही चीज कहूंगा, फिर उसको आप इन्वेस्टमेंट मत सोचिए। आप अगर जो अच्छी एफ्लुएंट फैमिली से लोग होते हैं वो 2-2 लाख रुपए के बैग भी ले लेते हैं, 50-50 हजार रुपए की बेल्ट भी ले लेते हैं, 20-20 हजार के जूते भी ले लेते हैं। अब वो ये तो नहीं सोचते ना आज मैं 20 हजार का जूता ले रहा हूँ, ये 2 लाख का बिक जाएगा। तो फिर अगर आप इंट्रिकेट ज्वेलरीज लेना चाहते हैं जिसमें कारीगरी ज्यादा होगी, जिसमें बहुत सटीक काम होगा, तो आप ये समझिए कि उसकी मेकिंग और वेस्टेड चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे। तो वो जो चार्जेस हैं वो गोल्ड के वैल्यू में से कम हो रहा है। अच्छा, एक चीज और है संजय जी, जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप दिल्ली में जाएं, मेरे अपने एक दोस्त गए थे, उन्होंने ही बताया, उनका ये कहना था कि हम बल्ली मारान में बेचने के लिए गए और जब सोने की कीमत लगभग 1 लाख 1 लाख 5, अभी हाल की बात है, 1,05,000 थी, तो जब उन्होंने खरीदा तो उसे भी डेप्रिशिएट करके खरीदा। ये भी एक बड़ा नुकसान है अगर आप फिजिकल गोल्ड रखते हैं तो। बिल्कुल, उसमें आपकी वेस्टेज होती है, उसमें कन्वर्जन चार्जेस होते हैं, वो 3 से 5% होते हैं। उसके बाद आपकी इम्प्योरिटीज होती हैं। पर एक्चुअली क्या हुआ है, जब लोगों ने गोल्ड खरीदे हैं पुराने, उस टाइम पे ना वो नहीं था, हॉलमार्किंग नहीं थी, तो ज्वेलर ने बोल दिया ये 22 कैरेट है, अब वो चेक करते हैं 18 कैरेट है, तो वहां 4 कैरेट का नुकसान हो गया, मतलब 16% प्योरिटी का नुकसान हो गया। अब वो 16% प्योरिटी तो आपके भाव में से ही कम होगी, बेचने वाला, अब खरीदने वाला तो आज के हिसाब से देगा। लोगों को लगता है, फिर वो बोलते हैं यार सोना पड़ा जो है वो उससे इम्प्योर हो गया, मतलब और खराब हो गया। सोना कभी इम्प्योर नहीं होता। अगर आपने 22 कैरेट लिया तो 20 साल बाद भी वो 22 कैरेट ही रहेगा। चांदी नहीं, चांदी काली पड़ जाती है। तो आपका सोने जो है हमेशा आपके इस तरीके के ट्रांजैक्शन जो है वो इनएफिशिएंट होने वाले हैं। तो आप अपने मन को दिलासा दे सकते हो, ठीक है मेरे पास सोने की आइटम पड़ी है, उसकी वैल्यू है, पर अगर आप कहो वो इन्वेस्टमेंट है तो वो गलत नजरिया होगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है और ज्वेलरी भी लेनी है तो आप ऐसे डिजाइन लीजिए जो बहुत ही कम इंट्रिकेट हो, सिंपल डिजाइन। ठीक है, कड़ा, बैंगल, सिंपल गोल्ड चेन, जिसमें वेस्टेज भी कम हो, जिसमें आपका मेकिंग भी कम हो। तो मम्मियों मुझसे सवाल मत कीजिएगा अगली बार कि टेम्पल ज्वेलरी आखिरकार क्यों नहीं सजेस्ट किया जा रहा है, डायरेक्टली आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। संजय, बहुत बार कहते हैं ना आप लोग कि संजय बेटा से इस तरह का सवाल करें, जितनी भी बुजुर्ग माएँ हैं आप सीधे सवाल कर सकते हैं, और मेरा वादा ये है पार्ट 3 भी जरूर आएगा। अच्छा संजय जी, एक बात और, सोने को बड़ा नटखट, बड़ा बदमाश कहा जाता है, और सोने के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है, ट्रम्प पागल हुए तो सोना ऊपर, पुतिन पागल हुए तो सोना ऊपर, किम जोंग पागल हुए तो सोना ऊपर, चाइना के जो प्रीमियर हैं वो अगर पागल हुए तो सोना ऊपर। इतना नटखट क्यों है सोना? और अगर इतना नटखट है, इतना ही बदमाश है, तो बदमाशियां तो पूरी दुनिया में हो रही हैं और होंगी आगे, तो उसी का तो फायदा मिल रहा है उसको। पिछले अगर आप देखें 9 महीने के अंदर किसी एसेट क्लास ने 45% का रिटर्न दिया है,
तो कोई इंडेक्स, कोई मिड कैप, कोई स्मॉल कैप, किसी ने नहीं दिया, सिर्फ इसने दिया। देखिए, मैंने बताया ना, सोना सेफ हेवन है, गद्दा है। और गद्दे पे आदमी कब जाता है या सेफ हेवन पे कब जाता है? जब उसको दिखता है कि यार यहाँ मार्केट में ना हलचल मची हुई है। इन्वेस्टर को एक चीज पसंद नहीं है, वो है अनसर्टेनिटी। अगर अनसर्टेनिटी दिख गई उसे, तो उसका पैसा मार्केट से निकलता है। और मैं इनको कहता हूं ऐसे एसेट्स जिनकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है। सोने की अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, बहुत मुश्किल लिमिटेड। उसके अलावा अगर आप बिटकॉइन देखें तो बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख कॉइन से ज्यादा बनेंगे ही नहीं दुनिया में। तो वो भी एक लिमिटेड आइटम है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो गई है बहुत सारी जगहों पे। सिल्वर है, सिल्वर भी लिमिटेड है। ठीक है, जितनी सिल्वर आज दुनिया में है उतनी सिल्वर जो है उससे ज्यादा की तो रिक्वायरमेंट है, बिकॉज उसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है। तो ये सारी लिमिटेड आइटम जो होती हैं उसमें मूवमेंट हो जाता है पैसे का। जैसे ही अनसर्टेनिटी दिखती है मार्केट में, लोगों को मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है, मार्केट को पसंद है हाँ यार सब बढ़िया चल रहा है। इस साल यानी 2025 में अब तक सोने की कीमत 47,745 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब 1,23,907 रुपए पर पहुंच गया है। 17 अक्टूबर से लेकर अब तक सोना 7,000 रुपए तक सस्ता हुआ है दोस्तों। 17 अक्टूबर को 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,30,874 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंची। 20 अक्टूबर को यह करीब 4,000 गिरा, 1,26,730 पर आ गया। 22 अक्टूबर को सोना और लुढ़का 1,23,907 रुपए पर पहुंच गया। इस वक्त 24 कैरेट वाले सोने की कीमत यही है, यानी 1,23,907 रुपए प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट वाला सोना है 1,23,411 रुपए प्रति 10 ग्राम। और अगर आप 18 कैरेट की ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो याद रखिएगा 1,13,499 रुपए इसकी कीमत है प्रति 10 ग्राम। सैक्सो बैंक के एक्सपर्ट ओले हैंसन कहते हैं कि ट्रेडर्स सावधान हो गए थे, मार्केट ऊपर जा चुका था, अब यही करेक्शन असली ताकत दिखाएगा। लेकिन लंबे निवेशक अभी भी इंटरेस्टेड हैं, गिरावट रहेगी लेकिन लिमिटेड। मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली गोल्ड निवेश में भविष्य अभी सुरक्षित मानते हैं। पढ़ाई जरूर करें। एक वर्ड आपने लिया करेक्शन, और सोने में आजकल मुझे इस एक शब्द का हमेशा ही इंतजार होता है। इससे पहले कि मैं अगले सेक्शन की तरफ बढ़ूं, बस ये बता दीजिए कि सोने में करेक्शंस अगर आने वाले हैं, या फिर आपके अंदाजा तो नहीं कहूंगा, आपके स्टडी और एनालिसिस में, तो वो करेक्शंस कितने % के होंगे या फिर कितने रुपए के होंगे? देखिए, करेक्शंस का मैंने आपको रीजन बताया जी कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है, उसकी वजह से करेक्शंस आते हैं। ठीक है। तो फंडामेंटल करेक्शन कोई नहीं आ रहा है। अच्छा। फंडामेंटल जो मतलब जो उसकी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं जी हाँ। उसमें कोई करेक्शन नहीं है। ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कॉमिक्स में होती है, अमेरिका में, इंडिया में MCX मैंने आपको बताया। तो उसमें करेक्शंस आपको 3%, 4%, 5%, इतने करेक्शंस आपको आके दिखे तो घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। सोने को लेके सो जाइए। क्यों? अब सो जाइएगा क्या मतलब है? मतलब आप इसको लंबे वक्त तक रखिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो इसको रोज रोज जो लोग रेट चेक करते हैं ना राशिद, वो लोग फिर जल्दी बेच के चले जाते हैं। और जल्दी बेच के मेरा मतलब ये है कि वो कम मुनाफा लेके चले जाते हैं। अब एक 15 में लिया, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कल को एक 17 हो गया, उसको लगा मैंने 1,15,000 लगाए थे, मान लीजिए 10 ग्राम लगाए तो 2,000 की कमाई हो गई, चलो बेच के शाम को पार्टी कर लेंगे, बात खत्म हो गई। पर अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं तो सोने को लेके सो जाइए। कितने साल? इसको लंबे, और पहले ये सोना 5 साल का होता था। मेरे दर्शकों का यह जानना जरूरी है कि सोना खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, हमेशा ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। नए नियम के तहत अब 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। यह नंबर अल्फा न्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है AZ3459। हॉलमार्किंग के जरिए यह पता करना संभव है कि सोना है कितने कैरेट का। नंबर 2, कीमत क्रॉस चेक करें। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज जैसे इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है दोस्तों। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध माना गया है, लेकिन इसकी ज्वेलरी नहीं बनती क्योंकि वो होता है बेहद मुलायम। आमतौर पर ज्वेलरी के लिए 22 कैरेट या इससे कम कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है।
एक बात याद रखिएगा कि मैं आपको खरीदने या बेचने की सलाह कतई नहीं दे रहा, बस समझदारी से सोने का मोल समझाने में लगा हूं। इमोशंस आपको गहने खरीदने को मजबूर करेंगे, लेकिन दिमाग से सोचेंगे तो गोल्ड ईटीएफ करेगा कमाल। सोना कम जोखिम का असेट है जिसने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन अब उसके स्थिर होने का वक्त आ गया है क्योंकि गोल्ड में शुरू हो चुकी है प्रॉफिट बुकिंग। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी तरह का करेक्शन आता है, कीमत नीचे जाती है तो आपको पैनिक नहीं करना है, और अगर गोल्ड की कीमत ऊपर जा रही है तो ऐसे में आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। हमेशा वॉरेन बुफे एक बात कहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट दिमाग से आप करें, अगर दिल से करेंगे तो सोना आपकी तिजोरी में रखा रहेगा, और अगर आप दिमाग से करेंगे तो अलग अलग असेट क्लास में आप जा सकते हैं। एक बात और, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें, और अगर इंटरनेट पे कोई भी आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है तो उससे आप सजग सचेत सावधान जरूर रहें। गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, जितने भी असेट क्लास हैं उनके बारे में जानकारी आपको अपना राष्ट्रवादी राशिद जरूर देता रहेगा। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने पैसों को भी सेफ रखें, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर होगा। नमस्ते।